हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू बेस भूगोल की श्रृंखला में वर्ल्ड ज्योग्राफी में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम लोग इससे पहले उसका पॉलिटिकल मैपिंग समझ चुके हैं और हम लोग उसकी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में समझ चुके हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, जो आज हमें पढ़ना है, जो टॉपिक स्टार्ट करना है नेक्स्ट, उसी साउथ अमेरिका की सीरीज़ को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। और जिसमें हमें जो टॉपिक पढ़ना, आज हमें स्टार्ट करना है झील। तो साउथ अमेरिका की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका की झीलें। दक्षिण अमेरिका, आज हमें जो जानना है वो झीलों के बारे में जानेंगे, दक्षिण अमेरिका की झील। तो फिर एक मेरे साथ मैप ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। बेसिक है, जो हर बार इतने सिखा भी चुका मैं आप लोगों को। आपका मराकाइबो झील है, ये भी एक झील है, ये आपकी मराकाइबो झील है। और ये आपकी क्या हो गई, पनामा स्थल संधि, जो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ उसके बारे में। ये उत्तर अमेरिका से जोड़ती है और कंटिन्यू ऐसे जाएंगे आपको। ये आपका अमेजन का मुहाना मिलेगा, मतलब अमेजन नदी यहाँ आके अपना पानी गिराती है, ये वाला, ठीक है। ये पूरा ब्राज़ील हो जाएगा और यहाँ से करके ये इस प्रकार से बेसिकली आपको खींच बना लेना, कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा इतना। ऐसे करके नीचे कंटिन्यू, ये आपका लाप्लाट आया था, नदियाँ आके यहाँ कट छट गया है पूरा एरिया, ऐसे करके। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये रहा आपका साउथ अमेरिका का मैप, जो कई बार मैं ड्रॉ करना हो, हाउ टू ड्रॉ सीरीज़ में भी आप जाके देख सकते हैं। और मैप को कैसे ड्रॉ करना है वहाँ जाके देख सकते हैं। अब तक तो आपको आ भी गया होगा मैप ड्रॉ करना, क्योंकि हम लोग तीसरा मैप बना रहे हैं साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो हमें इससे में जो करना है वो हमारा टॉपिक है झीलों से रिलेटेड है, और झीलों को हमें इसमें जानना है। तो आज हम झीलें पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्यों है, साउथ अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ बता दूँ जो आपको बेसिकली जाननी है। वो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहता। इस प्रकार से तो आपको मैंने इसमें जो बनाया है, मैं जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो ये है आपका साउथ अमेरिका का पास आकृति या बोले तो ये पश्चिम से पूरब, जो ये पश्चिम रहा, ये पूरब रहा, ये आपका क्या है, ईस्ट है। इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की बात कर रहे हैं। आपको यहाँ पता है पूरा का पूरा यहाँ पे बाटर है, ऐसे करके पानी भरा हुआ है। ये क्या है, इस तरफ आपका है पश्चिमी प्रशांत महासागर, और इस तरफ क्या है आपका अटलांटिक महासागर। इस तरफ भी पूरा बाटर है, ये वाला। तो ये आपका है अटलांटिक महासागर, और ये है पश्चिमी, बोल लो प्रशांत महासागर है, वो बोल के लो, है पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिम की तरफ है पश्चिमी। अब देखिए यहाँ पे जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा रॉकीज का हिस्सा है। ये जो है रॉकीज पर्वत, सॉरी
एंडीज पर्वत श्रेणी है, तो क्योंकि कल मैं माउंटेन रेंज में आपको पढ़ा चुका हूँ, जो आपकी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी, एंडीज है। तो ये वाली आपकी हो जाएगी एंडीज है, ये वाला। तो जो भाग है बीच में एंडीज है, और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं आपको बोलीविया पठार, बोलीविया पठार, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि जो यहाँ से हिस्सा देखोगे आप, यहाँ पे इस पूरे भाग में, यहाँ पे इस वाले पूरे भाग में क्या है, यहाँ पे ये वाले पूरे भाग में आपको मिलेगी एंडीज पर्वत श्रृंखला। और यहाँ से जब ऊंचाई की तरफ जाओगे यहाँ पे ऐसे, और फिर इस प्रकार से, और इस वाले भाग पे आपको यहाँ पे बोलीविया है, तो बोलीविया का पठार मिलेगा आपको। और इसी पठार पे आपकी सबसे ऊंची झील है, मतलब ऊंचाई पर स्थित झील है इसी में बीच में, और उसका नाम है आपका टिटिकाका झील। कौन सी झील है, टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये वाला हिस्सा जो दिख रहा, इसकी थोड़ी हाइट इस प्रकार से कर दो, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी हाइट है। ये जो हिस्सा है ये वाला आपका कहलाएगा ब्राजील पठार, ब्राजीलियन पठार, ब्राजीलियन पठार। और ये है मध्यवर्ती निम्न भूमि। ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो बनाया है, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती निम्न भूमि। ये सबसे लोलैंड है, मतलब नीचे वाला हिस्सा है, बीच में यहाँ पे गहराई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मुझे जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मुझे बताना है आपको, ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे धंस गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लेक बनी, यहाँ पे जो बीच में ये वाले हिस्से पे, और यहीं पे ये झील है जिससे पानी जो यहाँ पे होता है, पानी भर जाता, और जो एक झील का रूप ले लिया इसने, तो इस झील का नाम है टिटिकाका, टिटिकाका झील। तो इसी के बारे में बात करना है। और दुनिया की सबसे हाईएस्ट झील जो किस रेंज पर बनी, एंडीज पर बनी है। तो टिटिकाका जो झील है वो आपकी बोलीविया में स्थित है, बोलीविया एरा। तो आपकी जो झील मिलेगी इस प्रकार से, ऐसे करके एक, तो इसका नाम है आपका टिटिकाका झील। फिर एक झील ये देखोगे, ये वाला जो बना ये आपका है मराकाइबो झील। फिर इसके बाद ये आपकी कोई झील नहीं है, यहाँ पे अमेजन जो नदी, जब मैं नदी का चैप्टर पढ़ाऊंगा बताऊंगा, तो यहाँ पे अमेजन नदी का मुहाना, अमेजन नदी का मुहाना या डेल्टा, मुहाना या डेल्टा। तो ये बता दूं अभी जानकारी के लिए, फिर मैं आगे डिस्कस करूँगा। इसी के जस्ट नीचे एक और झील मिलेगी यहाँ पे, पोपो झील, पोपो झील। तो क्या 1 2 3 झीलें हुए। फिर इसके बाद एक आप देखोगे यहाँ मराकाइबो हो गई, टिटिकाका हो गई, पोपो हो गई। फिर यहाँ पे एक आपको और झील मिलेगी, यहाँ इस तरफ नीचे अर्जेंटीना में है, इधर मिलेगी हल्की सी ये मिरिम, एकदम किनारे से रहेगी मिरिम आपकी, यहाँ पे है ये वाले हिस्से पे इस प्रकार से। इसका नाम है मिरिम झील, मिरिम झील। तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, आपको यहाँ पे जो पढ़ना है वो हो जाएगी आपकी मिरिम झील। देखो और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट झीलें, मतलब और भी सारी चीज़ें, लेकिन हमें सभी नहीं पढ़ना। यहाँ पे जो हमें जानना है, बेसिक जानना है जिनके बारे में, एक तो मराकाइबो फेमस है, टिटिकाका तो वर्ल्ड फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस। हाँ, मराकाइबो वर्ल्ड फेमस है, पोपो इतनी नहीं है लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस है। मिरिम भी फेमस है, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये हम बात करेंगे इनके ऊपर। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 और 4 झीलों के बारे में जानना है, इसके अलावा हमें नहीं जानना। हाँ, थोड़ा सा मैं बता दूँ, एक आइलैंड है यहाँ पे गैलापागोस, तो वह यहाँ पे मिलेगा आइलैंड, एक द्वीप है यहाँ पे, इसका नाम है गैलापागोस। और जो इसके ऊपर जिसका कंट्रोल है, जिस कंट्री का, तो कंट्रोल किसका है इसके ऊपर, कंट्रोल किसका है इसके ऊपर,
गैलापागोस के ऊपर, इक्वाडोर का, तो इक्वाडोर ये रहा कंट्री आपका यहाँ किनारे से यहाँ पे इक्वाडोर, तो इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो है आपका इक्वाडोर का। अभी मैं एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, क्या इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आते हैं। अभी तो बात की हमने उसकी, तो मैं सबसे पहले मैं बात कर लूँ मराकाइबो की। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मराकाइबो झील। अब देखिए मराकाइबो के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है। मराकाइबो जो झील है ये आपकी सबसे दक्षिण अमेरिका की उत्तरतम झील है, मतलब सबसे, पूरे आप मैप में देखिए सबसे उत्तर में स्थित है, पहला पॉइंट। उत्तर में स्थित होने के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक देश आता है और जिस देश का नाम है क्या है, वेनेजुएला। यहाँ पे जो देश है यहाँ से इस प्रकार से एक कंट्री है और जिसका नाम, तो एक किस कंट्री में स्थित है, वेनेजुएला में स्थित है। और इम्पोर्टेंस देखिए, तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाइएगा इसमें कि सबसे उत्तरतम है, सबसे उत्तरतम झील पहला। इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, क्या वेनेजुएला में स्थित है, यह है वेनेजुएला में स्थित है। इसके बाद देखिए फिर अगला पॉइंट इंपोर्टेंट है, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह है पूरे कॉन्टिनेंट की, मतलब पूरे महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है। इसके बाद फिर इसके ऊपर फिर आएगा आपका दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ इसका अगला पॉइंट देखिए, इसमें ए इंपोर्टेंट है थोड़ा। यहीं पे मैं बता दूं, इस झील में एक नदी आके गिरती है, जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊं, बाकी एक मैं बता दूं अभी हल्का सा। यहाँ पे आपको पता है पूरी एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज श्रृंखला है, यहीं से एक नदी जाती है इस प्रकार से और इसी झील में जाके गिरती है और इस नदी का नाम है ओरिनीको रिवर, ओरिनीको नदी। एक नदी जाके अपना पानी गिराती, निकलती यहाँ से आपके एंडीज पर्वत श्रेणी से, एंडीज पर्वत श्रृंखला से, एंडीज रेंज से निकलती है, जाके गिराती है अपना पानी, फॉलन होती है मराकाइबो लेक में। और इम्पोर्टेंट है क्यों है अभी बता दूं, क्योंकि ये जो लेक है, ये झील एक पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विख्यात है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। यहीं पे ओरिनीको नदी निकलती है और ओरिनीको नदी पर ही यहाँ पे एक वाटरफॉल है, एक जलप्रपात है और जिसका नाम है एंजिल वाटरफॉल, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात बता दूं फेमस क्यों है मैं, एंजिल जलप्रपात आपका वेनेजुएला आएगा, मतलब इसी के पास पड़ेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा है, विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, ऊंचा जलप्रपात, तो इसलिए फेमस है। सीधा क्वेश्चन आता है कि एंजिल वाटरफॉल किस कंट्री में है, तो एंजिल वाटरफॉल आपका वर्ल्ड, अगर मैपिंग उसके हिसाब से पूछेगा कॉन्टिनेंट के हिसाब से, तो साउथ अमेरिका में है। और अगर इसके हिसाब से पूछ ले, साउथ अमेरिका के साथ साथ कंट्री पूछ ले, तो वेनेजुएला बताओगे। आप रिवर पूछेगा तो ओरिनीको, अगर लेक आएगा तो आपका आंसर होगा, इसमें लेक अगर पूछता है तो फिर आपका आंसर मराकाइबो हो जाएगा। और पेट्रोलियम के लिए विख्यात है तो और इम्पोर्टेंट है। टूरिस्ट एरिया यहाँ आते जाते रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, तो टूरिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो आपको जितना पढ़ना था मराकाइबो लेक के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट और सफिशिएंट होगा एग्जाम्स के लिए, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं। बाकी करंट में क्यों रहा, तो ये सब चीज़ें देखना। पेट्रोलियम के लिए उत्पादक विख्यात है, या प्रोडक्शन के लिए इसका, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करता है, तो इसलिए पूरे दक्षिण अमेरिका में कोई और भी कंट्री है और कोई ऐसी जगह नहीं है जो पेट्रोलियम का उत्पादन या प्रोडक्शन करती हो, केवल और केवल मराकाइबो। इसके अंदर सेकंड लेग की बात करूं तो आपके सेकंड लेग है टिटिकाका। तो मैप पे आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक एक देश है जिसका नाम है पेरू, और यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बोलिविया। तो दो देशों की सीमा पे पड़ती, तो मैं बता दूं कि जो आपकी है टिटिकाका
झील। क्वेश्चन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं टिटिकाका झील की। तो टिटिकाका झील ये कहाँ पे है? तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। देखो मैं यहाँ बता चुका आपको कि टिटिकाका झील बोलिविया पठार पर है और एंडीज की मतलब एकदम ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, ये देखो आप कैसे बीच में एक मतलब गैप सा बन गया है और जिसमें पानी भर जाता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मात्रा में पानी रहता है और दुनिया की सबसे हाईएस्ट झील है, मतलब दुनिया की सबसे ऊंची झील है। और यहीं पे बोलिविया देश है, बसा हुआ है इसी पे पास में, और यहीं पे बोलिविया की राजधानी लापाज, तो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी है। और दूसरी आपकी है मतलब कि झील भी ऊंचाई पर स्थित है टिटिकाका। तो दो कंट्रियों मतलब दो देश के बॉर्डर पे आती है, एक तो आपकी पेरू और प्लस बोलिविया, तो दो देशों के बीच में है, लेकिन ज़्यादातर इसका हिस्सा बोलिविया में आता, बोलिविया की सीमा पर। ठीक है, सीमा पर है। पहला टिटिकाका क्या है? दुनिया की सबसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित। देखिए यहाँ पे आप विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है मतलब आपकी टिटिकाका। मतलब अप्रोक्स में अगर मैं बात करूं तो 6000 मतलब अप्रोक्स में अगर मैं बात करूं तो ये 6000 मतलब एवरेज के ऊपर जाएगी प्लस में। इसके बाद में आगे देखिए आप यहाँ पे इसका अगला पॉइंट आएगा टिटिकाका के बारे में कि सब विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, पेरू बोलिविया की सीमा पर स्थित है और एंडीज पर्वत श्रेणी पे लिख लीजिए। और आगे है किस पे स्थित? बोलिविया पठार पर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, बोलिविया के पठार पर स्थित है। इसके बाद आप अगला देखिए पॉइंट, इसमें जो मुझे बात करनी है कि फेमस किस लिए, तो ये देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो टिटिकाका झील है ये फेमस है आपके नौगम्य के लिए, मतलब विश्व में जो टूरिस्ट आते हैं, सैलानी आते हैं जो घूमने के लिए, यहाँ पे मतलब जो नौकायन करते हैं, तो यहाँ पे मतलब नौकायन का इतना ज़्यादा मज़ा लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इतनी ऊंचाई पर होने के साथ तो बादल जो रहते हैं रुईदार धुआंधार बादल, वो एकदम ये लगता है कि कोई एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो। तो अगर किसी को ऐसा कभी मौका मिले, तुम लोगों को किसी को भी ऐसा, तो जाके इसका मज़ा लीजिएगा। अगर मिलता है, हमें भी मौका मिला तो जाएंगे बिल्कुल ऐसा। तो एकदम आपको फीलिंग जो आएगी कि आप एकदम प्लेन में सफ़र कर रहे हो और सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो एक अलग सुहावना मौसम लगता है यहाँ पे, एकदम बहुत अलग ही टाइप का। तो यहाँ पे आपको क्या लगोगे कि ये अपने नौका गम्य के लिए फेमस है, ये अपने ये नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं आगे बात करूं कि अगली झील की आपकी आ जाएगी पोपो, तीसरे नंबर पे पोपो झील। देखो यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, जो चीज़ें आपको जाननी हैं वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे समझने के लिए आपको कितना पढ़ना टॉपिक में, कितना समझना है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वही बार बार मैं बोल रहा हूँ आपसे कि हमें टॉपिक को कितना पढ़ना है। ऐसे तो बाकी इतना सारा टॉपिक है, इतनी सारी लैक है कि पढ़ते पढ़ते फालतू कुछ नहीं पढ़ते ही रहेंगे, एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला कभी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी। टॉपिक में हमें कितना जानना, हाँ करंट में कोई अगर लेक रहती है, झील रहती है, कोई नदी नया उसका इशू क्या है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हैं। हम आगे होगी कोई भी करंट में, तो मैं इसको और टॉपिक अगर जोड़ने होंगे मैं ऐड कराता जाऊँगा करंट के हिसाब से। तो आप नोट्स बनाते टाइम हर टॉपिक के बाद 2, 3 या 4 पेज छोड़ दीजिएगा, तो उसमें हम बाद में चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर? पोपो झील के ऊपर। तो देखिए पोपो और टिटिकाका दोनों झीलें, मतलब ये हल्का सा इसका बॉर्डर आता है आपका पेरू में और बाकी ज़्यादातर हिस्सा है बोलिविया में। और पोपो भी जो स्थित है वो आपकी है कहाँ पे? बोलिविया में। तो यह बोलिविया में है, बोलिविया में आती है, दोनों झीलें बोलिविया में आती हैं, पोपो और टिटिकाका बोलिविया में है। अब फिर हम पोपो को क्यों पढ़ रहे हैं, पोपो की इम्पोर्टेंस क्या है? तो पोपो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक नदी है ऐसे करके जो टिटिकाका को पोपो से जोड़ती है और इस नदी का नाम है डेरा गोआ। इस नदी का नाम है आपका डेसा गोआ डेरो। इस नदी का नाम है, लिख लेना यहाँ पे, डेसा गोआ डेरो नदी। डेसा गोआ याद रखना बस चलेगा। तो डेसा गोआ डेरो नदी है
जो आपको टिटिकाका को पोपो से झूलती, तो कभी इस झील का पानी इस झील में, कभी इस झील का पानी, जिसमें कम पड़ता तो एक दूसरे में पानी ट्रांसफर होता। तो ये मान लो कैनाल की तरह काम करती है बहुत अच्छी तरह से। तो डेसा डेरा डेसा गोवा डेरो नदी है, तो वो आपको इसको जोड़ती है। तो यहाँ लिख लेना टिटिकाका को डेसा गोवा डेरो के द्वारा जोड़ती है। यह है टिटिकाका से डेसा गोवा नदी से जुड़ी है। इसके बाद फिर अगला आप लिखिएगा इसमें कि ये हो गई, हाँ यह एक मीठी पानी की झील है। मीठी पानी झील है। देखो इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ बता दूं आपकी, एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा, जितनी भी झीलें ऊंचाई पर स्थित होंगी, कहीं पर भी हो ऊंचाई पर, ज़्यादातर हाईएस्ट लेक होगी वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर लेक मिलेगी, क्योंकि उनका ज़्यादातर पानी जो होगा वो हिमनद यानी कि बर्फ़ के जमने की वजह से वो झील बन जाती है। और ऐसे ये नहीं कि सारा साल वो खुली रहे, वो अपने 6 महीने या 4 महीने के लिए ओपन होती है, क्योंकि जब मतलब गर्मी का मेल्टिंग का सीजन आता है गर्मी वाला, तो इसमें पिघल जाती है, पानी बन जाती है, बाकी मतलब ज़्यादातर महीनों वो जमी रहती है। तो सेम एक कंडीशन इन्हीं झीलों की, टिटिकाका हो, आपकी पोपो हो, या फिर आपका ये मराकाइबो, ये सब मतलब फ्रेश वाटर लेक है। ज़्यादातर जो झीलें हैं जो फ्रेश वाटर झीलें हैं, तो ये चीज़ याद रखिए। बाकी हम बात करें मिरिम झील की, तो मिरिम भी इम्पोर्टेंट है। अगली आप लिखिएगा मिरिम। तो चौथी है आपकी, चारों झील ही पढ़नी थी आपको, मिरिम झील। तो देखो मिरिम जो झील है वो आपकी कहाँ पे, अर्जेंटीना में। ये देश कौन सा, देश याद रखिएगा, क्योंकि इनका मैचिंग जब आता है पूछने को। तो मिरिम झील अर्जेंटीना देश में है, ठीक, अर्जेंटीना देश में है। तो साउथ अमेरिका। इंपोर्टेंट क्या है मिरिम की? मिरिम की इंपोर्टेंस है क्योंकि यह एक लैगून लेक है, यह एक लैगून झील है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि लैगून क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले कई लेक्चर्स में। लैगून क्या है वो आपको बताया है, फिर एक बार मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको बताने की। तो लैगून जो झील होती है, जो झीलें आप लिख लीजिएगा, जो झीलें समुद्र के किनारे बनती, मतलब जो पानी कट छट जाता है, जब कोई सुनामी आती है, कोई ज़्यादा पानी आ जाता, तो वो पानी इतनी स्पीड में आता है कि वो अपने साथ बहुत सारा रेत, कंकड़, पत्थर लाता है बहा करके, और वो एक इतनी स्पीड में आने से वो पानी कंकड़ पत्थर छोड़ देता है, और पानी मतलब उस रेत के उस तरफ निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो वो पानी वाला हिस्सा उसी तरफ भर के रह जाता है, और बाद में जब वो सुनामी वापस आती है या पानी मतलब वो सीजन जाता है वापस, तो वो पानी उसी जगह भरा रह जाता है। और जो वो पानी भरे हुए भाग को ही लैगून कहते हैं। लैगून किससे बनती है? समुद्रों के द्वारा। तो यहाँ पे देखो मैं बता दूँ, जैसे मान लो ये है आपका, ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये आपका पानी है पूरा, ये वाला, ये समुद्र ऐसा है, ये पानी है पूरा। अभी पानी आई, पानी की लहरें इस प्रकार से आई, इस प्रकार से, इस प्रकार से अपने साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर लाए, कंकड़ पत्थर ला करके इसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक ऐसा रेत का टीला बना लिया, ऐसा रेत का टीला। तो ये क्या बन गया? रेत का टीला या कंकड़ पत्थर का टीला। तो रेत का टीला बन गया। अब रेत का टीला बनने की वजह से क्या होता है, जो पानी रहता है वो इस तरफ आगे भर जाएगा ऐसे करके। जब ये सुनामी वापस जाएगी तो ये पानी रिटर्न नहीं जाएगा, पानी यहीं पे भरा रह जाएगा। और जो पानी भरा रहेगा यहाँ पे, तो इसी वाले भाग को आप बोलोगे लैगून लेक। क्या कहेंगे हम इसको? इसी वाले भाग को बोलोगे लैगून झील। तो देखो लैगून झील ऐसे बनेगी, आपका लैगून हो गया। लैगून कैसे बनती? तो हाँ, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट दिमाग में मतलब, लैगून ज़्यादातर बनती है समुद्र के किनारे बनेगी, जो मतलब किनारा वाला भाग होगा उसको लैगून बोले। और ज़्यादातर ये जो झीलें होगी वो आपकी खारे पानी की झीलें होंगी, क्योंकि अब देखो समुद्र के पानी से बनेगी, तो लैगून झीलें ज़्यादातर कैसी होगी? खारे पानी की। अब देखो ये कॉन्सेप्ट और समझो। एक झील और होती है और जिसे बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील का भी कॉन्सेप्ट आता है और लैगून का। वो भी जस्ट असिस्टेंट कमांडेंट ने पूछा है, जब नदी विसर्पण करती बहती है इस प्रकार से, सांप के आकार की, जब नदी विसर्पण करती बहती मतलब सांप की आकृति के समान बहती हुई जाती है, तो कंडीशन क्या बनती है कि जब नदी में बाढ़ का पानी ज़्यादा आता है, नदी में फ्लो ज़्यादा होता है या पानी ज़्यादा आ जाता है,
तो कंडीशन इसमें ये बनती है कि ए वाला भाग ज़्यादा बहते हुए एक समय पे जो नदी होगी तो वो थोड़ी स्पीड इस प्रकार से कम करेगी, इस प्रकार से कम हो जाएगी स्पीड। और ए वाला जो भाग है, जो ए वाला भाग इससे क्या होगा, कट जाएगा, या ए वाले भाग जब इससे होंगे वो अलग कट जाएंगे, ए वाले भाग ऐसे अलग कट जाएंगे। तो जो ए पानी वाले भाग बनेंगे, ए वाले जब पानी कट जाते हैं अलग, उससे इसमें पानी भर के रह जाता है और नदी सीधी बहने लगती। इसी वाले भाग को बोलते हैं लैगून, गोखुर झील। गोखुर झील इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑक्सबो लैक, गोखुर झील, गोखुर झील। तो इसको एक और नाम बोलते हैं गाय के पैर के समान, गाय के या बैल के, गाय के खुर के समान, खुर के समान। इसी को एक और बोलते हैं, अलग अलग नाम आएंगे, अभी पेपर में कुछ अलग करके दिया, चाप झील, चाप झील करके पूछा अभी पेपर में, इंग्लिश में ऑक्सबो ही बोलते हैं, ऑक्सबो लैक, इंग्लिश में एक ही वोकैब आया। तो याद रखना, नदी के द्वारा जो झीलें बनती हैं उनको गोखुर झीलें कहते हैं, और जो समुद्र के किनारे से जो बनती हैं उनको हम लैगून लैक कहते हैं। ये मिरिम झील देखिए, यही एक मिरिम झील कैसी, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिरिम झील कैसी है। मिरिम झील एक खारे पानी की झील है, तो मिरिम आपकी एक खारे पानी की झील हो गई। हाँ, एक पॉइंट और बचा जो मैं बता रहा था, गैलापागोस की बात कर रहा था, यहाँ पे है जिसपे गैलापागोस है और जिसपे कंट्रोल किसका है, इक्वाडोर का। तो गैलापागोस की बात करूं तो गैलापागोस जो आपका है इस वाले भाग पे, यहाँ पे है गैलापागोस है, ये वाले भाग पे, ये पहले बता चुका मैं, पहले लिख लिया होगा, इसका नाम है गैलापागोस, गैलापागोस। इसका कंट्रोल है किसका, इक्वाडोर का, इक्वाडोर। अब ये फेमस क्यों है, देखो गैलापागोस इक्वाडोर कंट्रोल फेमस इसलिए है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, रंग बिरंगे पक्षी, और यहाँ पे जानवर पाए जाएंगे रंग बिरंगे, कछुए की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती रंग बिरंगी, कछुओं की प्रजातियाँ, ठीक है। और रंग बिरंगे पक्षी हो गए, रंग बिरंगे जानवर हो गए, कछुआ की प्रजातियां हो गई, और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा क्या लगता है, अट्रैक्ट करता है यहाँ घूमने के लिए, टूरिस्टों के लिए। तो ये मतलब कि सैलानी जो रहते हैं, जो आपके टूरिस्ट रहते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो आपके मतलब कि अरे जो पर्यटक आते, पर्यटक क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा पर्यटन है, पर्यटक हाँ, टूरिस्ट एरिया है, पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध, पर्यटक बहुत ज़्यादा जाते हैं इस आइलैंड को घूमने के लिए, ये वाला बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, तो गैलापागोस है, इक्वाडोर का कंट्रोल है, फेमस क्यों, इसलिए तो साउथ अमेरिका जो पढ़ाया मैंने, आप आइलैंड देखिए या फिर अमेजन के जंगल देखिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पक्षियाँ मिलेंगे रंग बिरंगे टाइप के, बहुत सारे बड़े बड़े पक्षी भी यहाँ मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप। तो देखिए आप, हम लोगों ने यहाँ, हम जानते हैं कि हाँ हमने पढ़ा कि किस प्रकार यहाँ पे कौन कौन सी झीलें, और ये भी जाना, लैगून जाना हमने, गोखुर जाना, याद रखना, लैगून और गोखुर के एग्जाम्पल्स हैं। और भारत में ज़्यादातर पूर्वी किनारे पे ज़्यादातर जो बनती है वो सबसे ज़्यादा लैगून झीलें बनती हैं। क्या बनती हैं, लैगून झीलें बनती हैं। और अगर मैं गोखुर झील की बात करूँ भारत में, अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो गोखुर झील होगी तो वो आपकी बूलर झील है। तो वो कौन सी बूलर झील है, जब मैं इंडिया पढ़ाऊँगा तो वहाँ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ ये जो 4 झीलें, जो जितना पढ़ना उतने ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हाँ, करंट अफेयर में कोई चीज़ रहेगी, नई झील, नया माउंटेन या कुछ एरिया, कुछ डिजर्ट, तो उनको हम अलग से पढ़ देंगे। ओके, बाकी आप मुझे ये लेक्चर बाकी मेरे साथ पूरा आप नोट्स बनाते जाइएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ओके, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।